इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ मात्र 10 मिनट में आप फोर्थ ग्रेड एग्जाम का स्क्रूटनी फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने जा रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि स्क्रूटनी फॉर्म की लास्ट डेट है 23 फरवरी। और उसके बाद विभाग द्वारा जब भी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर नोटिस जारी किया जाएगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपका दस्तावेज सत्यापन कौन सी डेट में कहाँ पर होगा और साथ में क्या क्या लेके जाने, ये सब इंस्ट्रक्शन आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसके अलावा कोर्ट का भी जो फैसला आएगा वो भी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसके लिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। और डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन भी कर सकते हो और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। अब देखो, अगर आपने ओटीआर पहले से अपडेट कर रखा है तो अच्छी बात है। स्क्रूटनी फॉर्म भरते समय आपको ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। बस आपको क्या करना है, स्क्रूटनी फॉर्म भरने से पहले जो भी डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट है, जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, वो आपको एक साइज जो पूछी गई है उस साइज में पीडीएफ फॉर्मेट में बना के रखनी है, ताकि फॉर्म फिल करते समय बाद में आपको दिक्कत ना हो। और इसके अलावा जिन भी कैंडिडेट ने अगर अभी तक ओटीआर भी अपडेट नहीं किया है तो उनको समय लगेगा। अगर आपने ओटीआर अपडेट नहीं किया तो उसमें आपको समय लगेगा। तो ओटीआर कैसे अपडेट किया जाता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में ऑलरेडी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको बता चुका हूं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके देख सकते हो। मैं डायरेक्ट बताने जा रहा हूं, जिन्होंने ओटीआर अपडेट कर दिया उसके बाद आपको स्क्रूटनी फॉर्म के लिए क्या करना है वो मैं बताने जा रहा हूं। और जो चीज़ आपने ओटीआर में फेच कर रखी है बेसिक डिटेल में, वो सब चीज़ें आपके स्क्रूटनी फॉर्म फिल करोगे तो वहाँ ऑटोमेटिक फैच हो जाएगा। ओटीआर इसलिए ही करवाया जाता है ताकि आप आगामी चाहे कोई भी फॉर्म फिल कर रहे हो या स्क्रूटनी फॉर्म फिल करो या एप्लीकेशन फॉर्म फिल करो, तो उसके लिए आपके ओटीआर में जो चीज़ आपने दे रखी है वो आपके ऑटोमेटिक वहाँ फेच हो जाती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपने एसएसओ आईडी लॉगिन करनी होगी। एसएसओ आईडी लॉगिन करने के लिए एसएसओ आईडी पासवर्ड डालना है, कैप्चर कोड डालना है और लॉगिन कर देना है। जैसे ही आपके एसएसओ आईडी लॉगिन होगी, आपके सामने एक ऑप्शन आएगा रिक्रूटमेंट पोर्टल का। इस तरह से अलग अलग ऑप्शन आएंगे आपके। तो अगर ये ऑप्शन नहीं आ रहा है तो यहाँ सर्च करके भी आप अपना ऑप्शन ला सकते हैं रिक्रूटमेंट पोर्टल का। यहाँ पर आप देखोगे मैंने इस स्क्रीन को डेस्कटॉप मोड पर ओपन कर रखी है, इसलिए आपको ऐसे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप सर्च करोगे रिक्रूटमेंट पोर्टल तो आपके वो लोगो आ जाएगा सत्यमेव जयते वाला, उस पर आपको क्लिक करना होगा। उस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका ओटीआर अपडेट कर रखा है तब तो ठीक है, नहीं कर रखा है तो सबसे पहले आपको ओटीआर अपडेट करना होगा। वो कैसे करना है उस पर मैं अलग से वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अगर आपका ओटीआर कर रखा है तो आपके सामने 3 लाइन आएगी, उसमें आप जब क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपके माई रिक्रूटमेंट ऑप्शन होगा, गेट एडमिट कार्ड बैक टू एसएसओ, तो आपको माई रिक्रूटमेंट पर क्लिक करना होगा। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे इसके बाद आपके सामने अलग अलग ऑप्शन आएंगे, जैसे कि ऑल रिक्रूटमेंट, एडिट एप्लीकेशन, एडमिट कार्ड, क्वेश्चन ऑब्जेक्शन, फिल क्वेश्चन ऑब्जेक्शन। इसी में आपके पास एक लास्ट ऑप्शन आएगा डिटेल कम फॉर्म स्क्रूटनी। अब स्क्रूटनी फॉर्म उन्हीं कैंडिडेट को फिल करना है जिनके नंबर कट ऑफ जितने या कट ऑफ से ज़्यादा है। जिनके भी नंबर कट ऑफ जितने कट ऑफ से ज़्यादा है उन सभी कैंडिडेट को स्क्रूटनी फॉर्म फिल करना है। लास्ट डेट 23 फरवरी है। मैं फिर से कह रहा हूँ, लास्ट डेट 23 फरवरी है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि एडिट का मौका दिया जाएगा, नहीं। इसलिए सावधानीपूर्वक फॉर्म फिल करना। एक बार फॉर्म फिल कर ले, उसके बाद सबमिट करने से पहले प्रीव्यू जरूर चेक कर ले कि कहीं कोई गलती ना हो गई हो। अब जब आप डिटेल कम स्क्रूटनी पर क्लिक करोगे तो वहां पर आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा फोर्थ ग्रेड एग्जाम का लिखा हुआ। उसके आगे स्टार्ट डेट और एंड डेट दोनों दे रखी होगी, यानी कि स्टार्ट डेट जब आपके ये फॉर्म शुरू हुए थे वो डेट दे रखी होगी 9 फरवरी, और एंड डेट में आपके होगी 23 फरवरी। और उसके आगे अप्लाई नाउ का ऑप्शन होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे आपके सामने बॉक्स ओपन होगा, डिटेल कम फॉर्म, यहाँ बॉक्स पर क्लिक करके ओके कर देना है, सबमिट कर देना है। और वापस से बॉक्स आए तो यहाँ पर भी बॉक्स पर क्लिक करके ओके कर देना है। ये कंप्लीट प्रोसेस करने के बाद आपके पास स्क्रूटनी फॉर्म में बेसिक डिटेल है वो ओपन हो जाएगी। वो किस तरह से ओपन होगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब देख लीजिए, जैसे कि ये मैंने आपको बताया, तो यहाँ पर जो भी मैंने रेड कर रखा है ये यानी कि पर्सनल डिटेल है, इसको हिडन करके तो ये जो भी जहाँ जहाँ मैंने रेड किया वहाँ आपके डाटा है वो ऑटोमेटिक फैच हो जाता है ओटीआर से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिक डिटेल में आपसे पूछे जाएंगे रोल नंबर, आपके एप्लीकेशन फॉर्म नंबर, मेरिट क्रमांक, ये तो केवल अंतिम परिणाम हेतु है। विज्ञापन संख्या आपको एडवर्टाइजमेंट में देखने को मिल जाएगा। पद कोड ये भी आपको एडवर्टाइजमेंट में देखने को मिल जाएगा। पद का नाम भी एडवर्टाइजमेंट में देखने को मिल जाएगा। विभाग का नाम आपको लिखना होता है। आवेदक का पूरा नाम हिंदी में आपको लिखना होता है, अगर नहीं लिखा हुआ आ रहा है। आवेदक का पूरा नाम अंग्रेजी में आपके लिखा हुआ आ जाएगा। इसके अलावा पिता का नाम हिंदी में आपको लिखना होगा, पिता का नाम इंग्लिश में लिखा हुआ आ जाएगा। माता का नाम हिंदी में आपको लिखना होगा, माता का नाम इंग्लिश में लिखा हुआ आ जाएगा। अगर जहाँ चीज़ आ रही है लिखी हुई है वो ओटीआर से फेच हो रही है, नहीं आ रही है तो वो आपको स्वयं को फिल करनी होगी।
इसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ, इसके बाद यहाँ नागरिकता, आरक्षण वर्ग पूछा जाता है, निःशक्त श्रेणी से है तो वो पूछा जाता है, कौन सा धर्म है वो पूछा जाता है, अगर आप मैरिड हैं, अगर अविवाहित है तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे आपको फिल करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अगर यहाँ आप विवाहित लिखोगे तो आपको फिर पति पत्नी का नाम लिखना होगा, यानी कि अगर कोई फीमेल कैटेगरी कैंडिडेट फॉर्म फिल कर रही है तो वो यहाँ पति का नाम लिखेगी, और अगर कोई मेल कैंडिडेट फॉर्म फिल कर रहा है तो वो यहाँ पत्नी का नाम लिखेगा। मैरिड डेट लिखेंगे, विवाह कहाँ पर हुआ वो स्थान लिखेंगे, विवाह पंजीयन संख्या और पंजीयन स्थान दोनों लिखना होगा, पंजीयन अधिकारी का नाम लिखना होगा, आपके मोबाइल नंबर लिखने होंगे, ईमेल आईडी लिखनी होगी, इसके अलावा आधार आईडी भी लिखनी होगी। अब आप अगर टीएसपी क्षेत्र से हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको यस या नो करना है। अनुसूचित क्षेत्र के निवासी है परंतु नॉन टीएसपी के पद हेतु चयन चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको अपने यस या नो करना होगा। अगर आप विवाहित हैं तो संतान विवरण भी आपको फिल करना होगा, अगर यहाँ नहीं लिखा हुआ है तो। अगर आपके बच्चे हैं तो फिर यहाँ आपको उन बच्चों की डिटेल लिखनी होगी, बच्चों के नाम और उनकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी होगी। इसके अलावा अगर आपने फॉर्म भूतपूर्व सैनिक से फिल किया तो यस कीजिए, एनसीसी से किया है या उत्कृष्ट खिलाड़ी से जिस भी कैटेगरी से किया यस कीजिए, नहीं किया इन कैटेगरी से तो नो कर दीजिए। अगर सेवारत कर्मचारी है तो फिर वहाँ की डिटेल पूरी आपको लिखनी होगी। इसके अलावा आपको मूल निवास में आपको अपना स्टेट का नाम लिखना होगा, जिला कौन सा है, तहसील कौन सी है, वो सब चीज़ लिखनी होगी। अन्य टिप्पणी भी लिखना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं। इसके बाद आपका जन्म कहाँ हुआ वो चीज़ आपको लिखनी होगी, स्टेट कौन सा है, जिला कौन सा, तहसील कौन सी है, और एड्रेस आपका OTR से फैच हुआ ऑटोमेटिक फैच हो जाएगा, जहाँ पर आपको कंप्लीट बेसिक डिटेल। और स्थायी पता में अगर आप और अदर डालना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं, ऊपर वाला सेम रखना चाहते हैं तो वो भी सेम लिख सकते हैं। इसके बाद सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर देना होगा और आगे का प्रोसेस भी आपको इस तरह से फिल करना होगा, यानी कि क्वालिफिकेशन डिटेल। अब देखो क्वालिफिकेशन डिटेल के बारे में आपको बता देता हूं। जैसे कि आपको मालूम है 4th ग्रेड एग्जाम आपका 10th लेवल की थी, लेकिन अगर आपने फॉर्म फिल करते समय 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन इन सब का जिक्र किया है तो आप क्वालिफिकेशन डिटेल में भी ये सब फिल करोगे। और अंतिम शिक्षण संस्थान चरित्र प्रमाण पत्र की बात करें तो आपने जहाँ से भी अगर आपने ग्रेजुएशन तक का कोर्स कर रखा है और इसमें फिल किया है तो आपको अंतिम जो चरित्र प्रमाण पत्र है वो अंतिम जहाँ से भी शिक्षा प्राप्त की है तो ग्रेजुएशन का दिखाना होगा। इसके बाद एक्सपीरियंस के लिए तो ये भर्ती थी नहीं। आइडेंटिफिकेशन इनक्लोजर में आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होता है। फिर एप्लीकेंट चेकलिस्ट, उसके बाद क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट। अब देखो क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट और लास्ट में आता है अटेस्टेशन फॉर्म। अटेस्टेशन फॉर्म कैसे फिल किया जाता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में आपको बता चुका हूँ, उसका फॉर्मेट भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब आपको स्क्रूटनी फॉर्म भरते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं वो भी मैं आपको क्रम वाइज बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आप देख सकते हैं जैसे कि शैक्षणिक योग्यता में 10th, 12th अगर आपने फॉर्म जहाँ तक फिल किया वो सब आपको अपलोड करने होंगे। इसके अलावा चरित्र प्रमाण पत्र, अब जिन पर अनापत्ति प्रमाण पत्र लागू हो रहा है वो NOC दिखाना होगा। मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र अगर आप SC ST कैटेगरी के हो तो एक बार बना हुआ जीवन पर्यंत वैलिड रहता है, लेकिन अगर आप OBC नॉन क्रीमी लेयर या MBC नॉन क्रीमी लेयर या EWS कैटेगरी से हो और आपका जाति प्रमाण पत्र एक बार बना हुआ है और वो 1 साल से ज़्यादा पुराना हो गया है तो आपको नया बनाना होगा, या फिर आप उसी को चला सकते हैं शपथ पत्र के माध्यम से मैक्सिमम 3 साल तक। अगर 3 साल से भी ज़्यादा पुराना है फिर आपको नया बनाना होगा। इसके बाद अगर आपने फॉर्म फिल करते समय मैरिड लिखा तो आपको विवाह का प्रमाण पत्र भी दिखाना होगा, और 2006 से पहले मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बनते थे तो उनका भी फॉर्मेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा। अटेस्टेशन फॉर्म भी आपको फिल करना होगा और यहाँ अटैच करना होगा, जहाँ पर रेड स्टार दे रखे हैं यानी कि वो आपको अपलोड करने कंपलसरी है। तो अटेस्टेशन फॉर्म का फॉर्मेट भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा। अब जिन पर 2.5 लाख आय वाला प्रमाण पत्र लागू हो रहा है उन्हें वो प्रमाण पत्र भी दिखाना होगा। अगर किसी ने फॉर्म फिल करते समय डिप्लोमा का सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया तो उन्हें वो सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा। अगर किसी ने फॉर्म स्पोर्ट्स कैटेगरी से फिल किया है तो उससे स्पोर्ट्स कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। इसके अलावा हैंड रिटन नमूना आपको मालूम है हिंदी और इंग्लिश में लिखा होगा। हिंदी में के नीचे हिंदी में आपको लिखना है कंप्लीट, और इंग्लिश के पैरा के नीचे इंग्लिश में लिखना है। दोनों जगह आपको अपने सिग्नेचर कर देना और उस PDF को अपलोड कर देना है। इसके अलावा शपथ पत्र में भी आप देख सकते हैं, शपथ पत्र आपको ये सब फॉर्मेट हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा। शपथ पत्र में यानी कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट दिखाया सब सही है, कोई भी शैक्षणिक योग्यता आपके जो एडवर्टाइजमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही है, कोई भी दस्तावेज कूट रचित नहीं है, इसको लेकर एक शपथ पत्र भी फॉर्म फिल किया जाता है। जाति शपथ पत्र यानी कि अगर आप का सर्टिफिकेट EWS OBC MBC में 1 साल से ज़्यादा पुराना है, आप शपथ पत्र देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। बच्चों का घोषणा पत्र सभी के लिए अनिवार्य है। जो अनमैरिड हैं वो अविवाहित जो फॉर्मेट है उसमें अविवाहित सेक्शन में क्लिक कर देंगे। दहेज धूम्रपान यानी कि ये भी सभी के लिए, जो अविवाहित है वो लिखेंगे भविष्य में दहेज नहीं लेंगे, और जो विवाहित है वो उन्होंने दहेज नहीं लिया इसके बारे में उनको फॉर्मेट शपथ पत्र दिखाना होगा। और धूम्रपान गुटखा वाला निषेध वाला भी आपको फॉर्मेट हमारा टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा।
इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको कहा, टोटल आपके 3 चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, जिनमें से 2 अलग अलग राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी होने चाहिए और वो आपके सगे संबंधी नहीं होने चाहिए, और एक आपने जहाँ से भी अंतिम शिक्षा प्राप्त किया वहाँ का चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए। और इसके अलावा जो भी आप पर अन्य प्रमाण पत्र लागू हो रहे हैं वो सब डॉक्यूमेंट आपको फेच करना है। और डीवी के समय जब भी आपका, अब देखो 23 फरवरी इस तरह से आपको स्क्रूटनी फॉर्म फिल करना है, और ये सब चीज़ होने के बाद आपको वापस से आगे जाना है, नेक्स्ट टैब पर क्लिक करना है, और आपके सामने लास्ट में क्या होगा, अपडेट और सबमिट का ऑप्शन होगा। तो अपडेट में यानी कि आप एक बार प्रीव्यू चेक कर लीजिए, आपको कहीं लगता है कि कहीं गलती हो गई तो उसमें सुधार कर लीजिए, क्योंकि एक बार सबमिट कर दिया उसके बाद उसमें आप एडिट नहीं कर पाओगे। आराम से देख लिया, फिर सबमिट कीजिए, जो पेमेंट पूछा गया वो आपको पेमेंट करना होगा। उसके बाद आपको उस पीडीएफ को डाउनलोड करके अपने पास रखनी है, प्रिंट भी निकालनी है, क्योंकि जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा तो आपको स्क्रूटिनी फॉर्म की प्रति भी लेके जानी होगी। इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से ओरिजिनल, कौन कौन से फोटोकॉपी सेट लेके जाने हैं, उन फोटोकॉपी सेट पर आपके अपने सिग्नेचर होने चाहिए नहीं होने चाहिए, ये सब चीज़ें जानकारी, और आपका डीवी कब होगा, कौन सी डेट में कहाँ पर होगा, डीवी नहीं पहुँचे तो क्या होगा, ये सब जानकारी विभाग द्वारा जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर शेड्यूल जारी होगा आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं 4th ग्रेड एग्जाम से जुड़ी, चाहे वो कोर्स से रिलेटेड अपडेट हो, विभाग से हो या बोर्ड से हो, आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर बताया जाएगा। और सब पीडीएफ की फॉर्मेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और जिन्होंने OTR अपडेट अभी तक नहीं किया तो वो भी कर लीजिए, मैंने अलग से उस पर वीडियो बना चुका हूँ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, क्योंकि जब तक आप OTR अपडेट नहीं करोगे तब तक आप अपना स्क्रूटनी फॉर्म भी फिल नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको SSO ID पर आना होगा, OTR अपडेट करना होगा, OTR अपडेट करने के बाद ही आप अपना स्क्रूटनी फॉर्म आराम से फिल कर सकते हो, क्योंकि जैसे ही आप SSO ID लॉगिन करोगे सबसे पहले आपको OTR की बेसिक डिटेल फिल करने का पूछा जाएगा, और वो आप कर चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कर पाए हैं तो वो पहले आपको फिल करनी होगी, उसके बाद ही आगे का प्रोसेस आप कर सकते हो।